हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है पार्लियामेंट। सो व्हाट इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, पार्लियामेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं, किन सबको मिलके पार्लियामेंट कंप्राइज होती है हमारे देश की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे राज्यसभा का डिटेल कंपोजिशन क्या होता है। तो राज्यसभा के बारे में भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, फिर फर्दर लोकसभा को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट होती क्या है। तो अगर देखने की बात करेंगे तो ये है पार्लियामेंट, ये हमारे देश की पार्लियामेंट है। क्लियर है। अब पार्लियामेंट क्या चीज है, तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस। तो जैसा आपको पता है हमारी जितनी भी कंट्री की गवर्नेंस है या फिर स्टेट मशीनरी जो है, तो दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 विंग्स। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, जिसको हमने लास्ट में कवर करा, जहां पे हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करी। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या था, जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, दे कम इन द एग्जीक्यूटिव विंग। देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी क्या डिपार्टमेंट है या कौन सी विंग ऑफ गवर्नेंस है? सो जुडिशरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो भी लॉज और पॉलिसीज हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काम करते हैं, जिसपे उनको इवेल्युएट करती है, उनको इंटरप्रेट करती है, उनका फाइनल इंटरप्रिटेशन लेती है हमारी जुडिशरी, और उसको रिव्यू करके उससे वैसे डिसीजन देती है। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, या बेसिकली लॉ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, दैट इज अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों के अंदर है, ये सब जज करता है हमारा जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को लागू करना, इंप्लीमेंट। और तीसरा विंग है हमारा आज का पार्ट लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव वो पार्ट है जो कानून को पास करता है। जो भी कानून के बारे में एग्जीक्यूटिव डिस्कशन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ लाते हैं, उसको पास करने का काम है लेजिस्लेटिव का। तो कोई भी कानून अगर पैन इंडिया या पैन कंट्री अगर वैलिड होगा या लागू होगा, तो वो अप्रूव करेगा लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव का मुख्य काम क्या है? लॉ बनाना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ बनाने वाली अथॉरिटी की। क्लियर है बात? अब पार्लियामेंट का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आध कुछ चीजें समझा देता हूं। तो थोड़ा सा खाली पेज अपने को मिल जाए तो इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि 3 पार्ट हो गए गवर्नेंस के, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, कानून को पास करने वाले, एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करने वाले, और जुडिशरी कानून को रिव्यू करने वाले, इंटरप्रेट करने वाले लोग, जुडिशरी। ये 3 विंग्स है। ठीक है। अब 2 टाइप के सिस्टम ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉलो होते हैं, टाइप ऑफ गवर्नेंस। तो उसमें एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन तीनों विंग्स के लेन देन आप ऑन देयर इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे हम ये 2 टाइप के सिस्टम बनाते हैं। इनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन शेयर करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके, इनकी इंटरडिपेंडेंस क्या है, तीनों सेपरेट हैं या कहीं ना कहीं जुड़ाव है, उसके बेसिस पर डिवीजन होता है किसका? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में फॉलो होता है, तो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम? जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। तो लेजिस्लेटिव would be separate from the executive, executive would be separate from the judiciary। क्लियर है? तो कानून बनाने वाले, कानून को इंप्लीमेंट करने वाले और कानून को रिव्यू करने वाले पूरी तरीके से अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं है। तो उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्लियर है? और फिर आता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको यूके और हमारा भारत देश फॉलो करता है। इंडिया ने भी कहां से फॉलो किया उसको? यूके से ही करा, क्योंकि हमारे पे राज किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो काफी चीजें सारी हमने उनसे ली है। तो इंडिया ने भी वही मॉडल फॉलो करा, और इस मॉडल को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि यूके के वेस्टमिंस्टर में इनकी पार्लियामेंट सिचुएटेड है, तो इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आती है। अब होता क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये वैसे तो सेपरेट होते हैं, पर कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है। यहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो हमारे यूएसए में हमने देखा था, इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड, वो यहां पे बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर के बजाय
आप वर्ड ले सकते हैं सेपरेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन अलग अलग है, लेकिन हो सकता है फंक्शन को करने वाले लोग सेम हो। तो होता क्या है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो एग्जीक्यूटिव है तो दैट कम्स आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव ओनली। कहां से आती है? लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ये सब पार्ट किसका है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन ये निकले कहां से है? ये लेजिस्लेटिव, जो लोकसभा में पार्टी गई जिसकी मेजोरिटी हुई, उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने गए। तो क्लियर है, इन दोनों में क्या है? इंटरडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। तो जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं हो, या कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस या कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, तो उसको बोलेंगे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारा देश फॉलो करता है, क्लियरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें जो ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं हम? पार्लियामेंट। ये जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाली बॉडी है उसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कौन कौन से गवर्नेंस है? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। फिर पार्लियामेंट्री में जो लॉ, लेजिस्लेटिव बनाने का, लॉ बनाने का काम है, वो किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। अब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं। अब उसके जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होंगे, एक हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। ये तो सबको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। लेकिन क्या ये दो ही मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं? तो नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाएगी। तो कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक उस पर मोहर नहीं लगेगी हमारे प्रेसिडेंट की, हमारे राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे, हमारे राष्ट्रपति का अगर ठप्पा नहीं लगेगा, सील नहीं लगेगी, सो इट वोंट बी टर्म्ड एज अ कानून और एज अ लॉ। लॉ जब ही बन सकता है when it passes from the Lok Sabha, then it passes from the Rajya Sabha or the other way around, and finally it is authorized by the president of our country, the राष्ट्रपति of our country। तब जाके कहीं लॉ बनता है, तब जाके कहीं लॉ बनता है। इसलिए प्रेसिडेंट भी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को भी हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट का ही एक पार्ट बोलते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या है, प्रेसिडेंट एक लेजिस्लेटिव का पार्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव का पार्ट कर रहा है। लेकिन हमने जब एग्जीक्यूटिव पढ़ा था तो भी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव भी है क्योंकि प्रेसिडेंट। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। हरफन मौला जिनको बोलते हैं, हरफन मौला मतलब ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है मतलब वो बैटिंग भी करते हैं और वो बॉलिंग भी करते हैं। तो इसी तरह प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, they are the part of the executive also, but they are also the part of the legislative। कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनमें भी इनका रोल है। तो ये कॉमन है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो एनीवेज 3 पार्ट हो गए हमारे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए और पार्लियामेंट के 3 पार्ट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट क्या है? इन ऑल लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्लियर है बात? अब लोकसभा जो है, लोकसभा हमारे देश में जो होती है, इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। लोकसभा में कौन बैठते हैं? लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं। लोग डायरेक्ट इनको चुनते हैं और वो लोग लोकसभा में जाके बैठते हैं, वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करते हैं। क्या क्या प्रोसीडिंग्स है लोकसभा की? वील कम टू दैट लेटर। लेकिन लोकसभा में बैठेगा कौन? जिनको लोग चुनेंगे, देश की जनता चुनेगी, वो बैठेंगे लोकसभा में। देन कम्स राज्यसभा। सो यहां पे क्या है? यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहां यानी कि यहां पे जिनको हमने चुना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जिनको हम स्टेट असेंबलीज में चुना है हमने। तो हमारे देश की जो स्टेट की सरकार है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें जिन लोगों को हमने चुना है, जो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। तो जनता ने तो किनको चुना था? स्टेट असेंबली के लोगों को। फिर स्टेट असेंबली ने क्या करा? चुना पार्लियामेंट में राज्यसभा के लोगों को। तो ये बेसिकली क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हो गया। क्लियर है? तो ये हाउस हो गया डायरेक्ट और ये हाउस हो गया इनडायरेक्ट लोगों का, जहां पे इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट होकर आते हैं और यहां पे डायरेक्टली देश की जनता इनको इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं ये आपको पता ही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो जाके इनको सिलेक्ट करता है। क्लियर है बात? तो तीनों का इलेक्शन भी समझ में आ गया। अब इसको डिटेल में हम लेते हैं। प्रेसिडेंट को तो हम जब ने एग्जीक्यूटिव करा तब पूरी तरीके से हम इसको कवर कर चुके हैं। अब बाकी के 2 की बारी। तो आज उठाएंगे हम राज्यसभा को। किसको उठाएंगे? राज्यसभा को। क्लियर है? तो पहले तो ये फोटो देख के नमस्कार करो और इनका क्या नाम है कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन है ये, इनको आपको बताना पड़ेगा।
ये कौन है, हमारी राज्यसभा में क्या डेजिग्नेशन है या क्या पोजीशन पे ये है, क्लियर, और नाम भी बताना, ठीक है। तो राज्यसभा जो है हमारा, दो हाउस, अब अपन हाउस की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जैसे मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल वुड कम एंड सिट इन दी लोकसभा, वेयरएज राज्यसभा में कौन आएंगे, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे हमारे देश के, क्लियर है। तो राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, क्लियर है। इसको सेकंड चैम्बर भी बोला जाता है, इसको फर्स्ट चैम्बर भी बोला जाता है या फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो लोकसभा क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलर हाउस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लोकसभा क्योंकि डायरेक्ट लोग इलेक्ट कर रहे हैं यानी कि पॉपुलर हाउस भी हो गया, ठीक है। फिर आपका हाउस ऑफ कॉमन्स भी हो गया और राज्यसभा हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोकसभा और राज्यसभा जो नाम इनको दिए गए, ये नाम अभी रिसेंट 1954 में दिए गए। हमारे बाइकैमरलिज्म आई सपोज 1990 के एक्ट से आ गया था, 1919 के एक्ट से, जब से बाइकैमरलिज्म है हमारे। तो पहले इसे क्या बोला जाता था, हाउस ऑफ कॉमन्स और काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड राज्यसभा मींस काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन आफ्टर 1954 दे हैव बीन टर्म्ड एज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जहां पे डायरेक्ट लोग आते हैं, लोगों के चुनाव होकर लोग डायरेक्ट चुनते हैं, और राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमारे स्टेट की जो असेंबलीज है उधर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, क्लियर है। सो इट इज द अपर हाउस नोन एज द सेकंड चैम्बर और द हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं इसको, एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। तो अब हमारे देश को क्या है, हमारे देश के यूनियन एंड टेरिटरी जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारे जो यूनियन, हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बैठता है हमारे राज्यसभा के अंदर। यह है हमारा राज्यसभा का कंसेप्ट। राज्यसभा किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो फ्रॉम दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मौजूद इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में है, क्लियर है। राज्यसभा इज कॉल्ड एज दी परमानेंट हाउस। अब इसमें क्या है, इसको हम एक परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा पे आएंगे तो लोकसभा का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है, लेकिन राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जिसका कोई टेन्योर नहीं है। लोकसभा में हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, फिर नए लोग चुने जाएंगे, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व होगी, फिर नई लोकसभा गठित होगी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा, तो राज्यसभा इज दी परमानेंट हाउस, यानी कि इट नेवर डिसॉल्व्स, इट नेवर एंड्स, इट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन, परपेचुअल है, क्लियर है। तो अब इसमें क्या मतलब, अगर गोज ऑन है तो मतलब यानी कि लोग कभी जाते ही नहीं है। एक बार जिसने राज्यसभा में गद्दी ले ली वो जिंदगी भर के लिए राज्यसभा का मेंबर हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो हर इंसान जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उसका टर्म 6 ईयर्स का होता है। उसका टर्म कितना होता है, 6 साल का उसका टर्म होता है, लेकिन पूरा हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है, तो जैसे राज्यसभा में सपोज 240 मेंबर्स हैं, अभी वैसे एग्जैक्टली 245 है, लेकिन अपन 240 पे अपन कैलकुलेशन टू कीप इट सिंपल 240 पे ले लेते हैं। तो 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी ईयर, यानी हर साल 80 लोग रिटायर होंगे, हर साल, हर 2 साल के गैप में 80 लोग रिटायर होंगे और 80 नए रिप्लेस कर दिए जाएंगे, क्लियर है। तो ये 240 में से 2 साल बाद क्या होगा, 80 लोग निकल जाएंगे, बचेंगे 160, और फिर ये दूसरे 80 इसमें जुड़ जाएंगे, तो वापस इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 240। तो 80 लोग जाएंगे, नए 80 लोग भर्ती कर दिए जाएंगे हर 2 साल बाद। तो इससे क्या होता है, 1/3 करके 6 साल में पूरा का पूरा लॉट खाली हो जाता है और नया लॉट आ जाता है, क्लियर है बात। तो ये तरीका होता है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन चेंज होने का, लेकिन कभी भी इटसेल्फ पूरा का पूरा 240 लोग नहीं जाएंगे और नए 240 लोग एक साथ नहीं आएंगे, ये सिस्टम होता है। अब कई लोगों के बच्चे दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर 1/3 जाते हैं तो जो हमारी पहली राज्यसभा बनी थी, उसमें सपोज 240 लोग थे, तो सबसे पहले कौन से 80 लोग गए, क्योंकि हर 2 साल में होते हैं, तो सबसे पहले कौन से 80 लोग गए, क्योंकि उनका टर्म तो 6 साल का होगा ही नहीं। तो सपोज करो 1950 में हमारी राज्यसभा आई, तो 1952 में कौन से 1/3 लोग गए होंगे, तो इसके लिए क्या हुआ था, ड्रॉ निकला था, लॉटरी में इनका जिनका नाम निकला था वो आगे बढ़े, और जो निकला जिनका नाम वो बाहर हो गए, बाकी के लोग आगे बढ़ गए, क्लियर है बात। तो शुरुआत में जो 2 साइकिल थी उसमें लॉटरी के थ्रू हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी बैठ गई, रिवॉल्व होने लग गई, रोटेट होने लग गई ऑटोमेटिकली, तो पूरा रोटेशन घूम रहा है, 80 लोग निकल रहे हैं, नए 80 लोग बढ़ती गए जाते हैं हर 2 साल बाद, लेकिन पूरा का पूरा हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, क्लियर है।
अब ये कौन है, इस 240 सीटों का क्या मतलब है, वैसे मैं भी आपको बताई 245 सीटें हैं, तो 240 सीटों का ये मतलब है कि पूरे देश भर, ये अगर हमारा देश है, ये पूरी कंट्री है, मैप मेरे को बनाना आता नहीं है हिंदुस्तान का, तो मैं एक कंट्री को एक स्क्वायर बॉक्स मान लेता हूं, और यहां पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये बहुत सारी स्टेट्स हो गई हमारी, तो हर स्टेट में से कोई ना कोई लोग इधर आके बैठते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन उतना उनका रिप्रेजेंटेशन इन सीट, तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सीट्स होंगी, कम पॉपुलेशन है तो कम सीट्स होंगी। तो हर स्टेट की सीट्स क्लियरली डिफाइन कर रखी है कि हर स्टेट में कितने कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में, क्लियर है। इस बेसिस पे इनकी सीट डिसाइड होती है हर स्टेट की, क्लियर है। और वो जो सारी डिसाइडेड सीट्स है वो कहां मेंशन्ड है, दैट इज मेंशन्ड इन दी 4th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजस्थान की कितनी सीट है, महाराष्ट्र के कितनी सीट्स हैं, गुजरात की कितनी सीट्स हैं, ये सब कहां मेंशन है, इन दी 4th शेड्यूल। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि भैया निकालो राजस्थान, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी पॉपुलेशन है, आप निकाल के बताओ कि भैया गुजरात की कितनी सीट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन इन दी 4th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो 4th शेड्यूल जो हमारा सपोर्टिंग शेड्यूल होते हैं, उनमें 4th शेड्यूल में हमारे को हर स्टेट की कितनी कितनी रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है, दे रखी है हमारे को। और ये निकली कैसे है, कितनी कितनी है, सो इट इज ऑन दी बेसिस ऑफ दी पॉपुलेशन। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू वी डिसाइड दी नंबर ऑफ सीट्स इन पर्टिकुलर स्टेट, तो इट इज डिसाइडेड ऑन दी बेसिस ऑफ दी पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस अनुसार उसकी सीट्स है। गणित क्या है उसमें नहीं पढ़ना, बस आपको क्या ध्यान रखना, पॉपुलेशन के बेस पे सीट है, पॉपुलेशन ज्यादा तो सीट ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो सीट कम, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो अब राज्यसभा की कंपोजिशन दे देखते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी राज्यसभा की है 250, मतलब कुल मिलाकर अगर सारी की सारी राज्यसभा की सीट हम भर भी सकते हैं तो इट इज 250। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी अलाउड इन राज्यसभा तो वो है 250। तो आप ये मान लो एक सदन है, सदन में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, 250 की कैपेसिटी। आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है ना कि 50 सीटिंग का रेस्टोरेंट है, 100 सीटिंग का पार्टी कराना है, तो उस अनुसार हम देखते हैं। तो सिमिलरली अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पे कितनी कुर्सियां लगी हुई है, 250 कुर्सियां लगी हुई है। आप ऐसा मान लें 250 सीटें हैं। सो ओनली 250 पीपल कैन कम एट दी मैक्स, ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है तो यूनियन टेरिटरीज का भी होगा ही कुछ। तो टोटल कितना हो सकता है, 238 टोटल रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 238। एंड 12 आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 लोगों को करेंगे प्रेसिडेंट नॉमिनेट। तो 250 में से 12 लोग नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, और बाकी 238 आएंगे हमारी स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव, उनको चुनाव उनका करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से टोटल 250 लोग आते हैं। अब प्रेसिडेंट किनको चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट उन लोगों को चुनते हैं जो कि बहुत ज्यादा महान अनुभव होते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं इन दी फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड साइंस। ऐसी कोई बैकग्राउंड से अगर है इन चीजों इन फील्ड ऑफ इन फील्ड में एक्सेलेंस अचीव्ड है, किसी को कोई बहुत बड़ा नाम है, तो उन लोगों को हम यहां पे इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके पीछे मोटिव क्या था कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका मोटिव था कि हमारे देश की राजनीति जो है, जो हमारे देश को चलाएगी, उसमें ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज भी होनी चाहिए और वेरियस डिपार्टमेंट जिन्होंने हमारे देश का नाम चौड़ा किया है, नाम बड़ा किया है, रोशन किया है, उन लोगों को भी हमारे को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है ताकि उनका भी देश की गवर्नेंस में कोई ना कोई पार्ट हो। बट अनफॉर्चुनेटली 12 लोग हैं इन फ्रंट ऑफ 238, तो इनका कोई ऐसा पावर इनकी होती नहीं है, या ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि सामने 238 लोग हैं और ये 12 लोग ही हैं जो नॉमिनेटेड है। तो ये लोग सिर्फ मोस्टली क्या बन जाते हैं, ये पोस्टर बॉयज या पोस्टर गर्ल्स बन जाती हैं कि देश का की राजनीति के साथ ये सेलिब्रिटीज जुड़े हुए होते हैं, क्लियर है बात। तो रेखा, जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये सब पार्टीज में, अब इनको पॉलिटिक्स से लेना देना एज सच खास होगा नहीं, पर इनको एसोसिएट किया गया है। हालांकि कई लोग हैं जो एक्टिवली पार्ट भी लेते हैं आफ्टर बीइंग स्worn इन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन जनरली ये लोग क्या होते हैं, सिर्फ नाम के लिए होते हैं, पार्टी का चेहरा बनते हैं ये लोग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ है, 245 स्ट्रेंथ है, जिसमें से 229 लोग जो हैं दे कम फ्रॉम दी स्टेट रिप्रेजेंटेशन है और 4 का रिप्रेजेंटेशन है यूनियन टेरिटरी से। अब ये चेंज हो गया है आंकड़ा, जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो 4 की जगह अब यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया है, 8, और ये हो गया है
25। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में ही था तो 4 का रिप्रेजेंटेशन यहां था, अब वो यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हो गया तो आपको 4 का रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया और इधर 225 का रह गया है। ओवरऑल अभी आपकी सीट कितनी भरी हुई है? 245। ये दोनों मिला के तो क्या हो गई? 233। 233 कम्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 225 और 4 था तो अब 225 और 8 था, यानी कि 233 सीट हमारी कितनी हो गई? यूनियन टेरिटरी और स्टेट से, और 12 हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब ने नॉमिनेट कर रखी है। 12 हमारे राष्ट्रपति साहब ने नॉमिनेट कर रखी है। तो इस तरीके से अभी तक 245 सीट भरी हुई है, 5 वेकेट है, उस पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250, लेकिन अभी कितना है? 245 है। क्लियर है बात? तो ये था राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होता है और किस किस पे कौन कौन आता है। ठीक है, अब इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हमने बात करी 229, या फिर आज की तारीख में 225, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इनका रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा में जाके कौन बैठेगा, ये तय करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये डायरेक्ट लोग नहीं चुनते, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोग, जो लोगों ने चुन के स्टेट असेंबली में जिन लोगों को बैठाया है वो लोग चुनेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। और इनका मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन का यही मेथड है। तो आप लोग को अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में भी यही मेथड होता है, सिमिलरली राज्यसभा में भी यही मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर है? ये याद कर लो, ये सब जगह यही लगेगा। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनेंगे बाय दिस मेथड, और वहां से टोटल लोग आएंगे 225। क्लियर है? फिर यूनियन टेरिटरी, 3 ही यूनियन टेरिटरी है जैसे मैंने आपको बताया, जहां का रिप्रेजेंटेशन है JNK, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये 3 ही ऐसी हमारी यूनियन टेरिटरी है जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में बाकी यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन देना है हमारे को, तो वाई द अदर यूनियन टेरिटरीज हैव बीन लेफ्ट आउट? तो इसका बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है कि भैया पॉपुलेशन ही उस यूनियन टेरिटरी की कम है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया, द सीट अलॉटमेंट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट टेरिटरी। उस एरिया की क्या पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट है कि कितनी सीट आपको मिल रही है। तो जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज छूटी हुई हैं उसकी पॉपुलेशन वैसे ही इतनी कम है कि उनको रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं राज्यसभा में। तो क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में रिक्वायर्ड नहीं है या अलाउड ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हुई है 1971 के सेंसस पे। जो भी सीट्स बटी हुई है राज्यसभा में, ये 1971 की पॉपुलेशन पे डिवाइडेड है, उसके अनुसार बटी हुई है। तो हो सकता है आज की तारीख में उन यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन बढ़ गई हो, तो जब भी अब नया रिन्यूअल होगा सीट्स का 2026 में, इट इज टू बी सेड, तो वहां से क्या होगा, शायद उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। बट एज ऑफ नाउ हमारे 3 ही यूनियन टेरिटरी है जिनको रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है। इससे पहले 2 ही थी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तब क्या था, स्टेट के अंदर आता था। लेकिन अब स्टेट से कहां आ गया, यूनियन टेरिटरी में आ गया। इसका मतलब अब 3 यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, और उनमें तीनों में मिला के सीट कितनी है, 8। तीनों में सीट मिला कितनी है, 8। तो 225 और 8 कितने हो गए, 233। अब कई बुक्स में क्या होगा, आप ऐसे दिया होगा आपको 229 और 4, तो ये जम्मू कश्मीर से पहले की स्थिति थी जब जम्मू कश्मीर स्टेट ही था। तो स्टेट था तो ये जो 4 जम्मू कश्मीर की हैं ये पहले यहां चली गई, यानी कि 225 में 4 हो गई 229, और यहां रह गई दोनों की मिला के 4, तो भी कितना आता है 229 और 4 233। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यहां से 4 निकल गई और यहां पे 4 जुड़ गई, तो 225 और 8 कितना हो गया 233। तो ओवरऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन स्टिल इज 233 एंड 12 पीपल आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द बाय द प्रेसिडेंट, दैट मेक्स इट 245 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ और द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। क्लियर है? ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से अभी तक समझा चुका हूं, तो नो बिग डील, ये आगे अपने को क्लियर हो गया। 12 members are nominated by the president
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंसेस एंड सोशल सर्विस। जो सोशल सर्विस है, साइंस बोल दिया था मैंने शायद, तो सोशल सर्विस के आदमी होंगे जो एनजीओज या इस टाइप के डिपार्टमेंट हमारे समाज का भला करने में लगे हुए हैं, वो लोग। और फिर यहाँ आर्ट, लिटरेचर, साइंस के जो लोग हैं, तो इनका मेन मकसद क्या था, नॉमिनेट करके जोड़ने का, कि हमारी देश की राजनीति में ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनका नाम बहुत बड़ा है हमारे देश में, जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, कुछ हासिल किया है, उन लोगों को भी हम देश की राजनीति का पार्ट बनाएंगे। अब फंक्शन क्या है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का मेन फंक्शन है कि जो भी बिल लोकसभा पास करती है उसको इंटरोस्पेक्ट करना, उसको रिव्यू करना, ठीक है ना। तो लोकसभा तो क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी गई सदन है, तो यहां पे लेजिस्लेशन इनिशिएट बहुत ज्यादा कहां होते हैं, लोकसभा में होते हैं। हालांकि कुछ लेजिस्लेशन राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लेजिस्लेशन है दे इनिशिएट फ्रॉम दी लोकसभा ओनली। तो लोकसभा कोई भी बिल पास करती है या कोई रेजोल्यूशन पास करती है, तो उसकी स्क्रूटनी कौन करता है जनरली, उसकी स्क्रूटनी करता है हमारा राज्यसभा, कि भैया इन लोगों ने लॉ बनाया है, ये लॉ सही तो है ना, हमारे देश के हित में तो है, कहीं ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया, क्योंकि वहां तो मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी है तो कोई भी पार्टी का अपना पर्सनल एजेंडा है, उसने पर्सनल एजेंडा को ऊपर रख के देश के हित को बात करी नहीं, देश के हित की बात नहीं कर रही। तो राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा देखेगा कि भैया इनका हित है या देश का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लॉ हमें पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी स्क्रूटनी करती है। क्लियर है बात, ये पावर है राज्यसभा की, या ये फंक्शन है मेन। इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, मैंने आपको बोला हो सकता है इनिशिएट भी करें, लेकिन मोस्टली क्या है, दे हैव द रिव्यूइंग पार्ट। एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, क्योंकि राज्यसभा से तो गुजरना ही पड़ेगा। लोकसभा कोई भी लॉ बना दे, लेकिन राज्यसभा से उसको गुजरना पड़ेगा टू गेट लागू इन ऑल दी कंट्री, पैन इंडिया, उसको लागू करने के लिए, एक लॉ बनने के लिए, देश का एक कानून बनने के लिए उसको राज्यसभा की सिड्डी क्रॉस करनी पड़ेगी। होता है ना डायलॉग पुरानी पिक्चर में, अगर इनके पास जाना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसा ही कुछ है कि राज्यसभा से गुजरना पड़ेगा कोई भी कानून को ऑथोराइज्ड कानून बनने में। क्लियर है, कोई भी एक बिल को ऑथोराइज्ड कानून बनने में क्या चाहिए, राज्यसभा चाहिए। और फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, जहां पे प्रेसिडेंट साहब अपनी वीटो भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाते तो उनको फाइनली जाके साइन करने पड़ेंगे, अपना कंसेंट देना पड़ेगा, अपना अप्रूवल देना पड़ेगा टू मेक दैट बिल इनटू अ लॉ और दैट लॉ इनटू एन एक्ट। ठीक है, क्लियर है बात। अब पावर देख लेते हैं, तो पावर क्या है राज्यसभा की, राज्यसभा की मेन पावर है द राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट। तो क्या है, कोई भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो अगर किसी भी स्टेट स्ट्रक्चर में कोई सेंटर या स्टेट के रिलेशन या सेंटर और स्टेट के स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो इट हैज टू बी पास थ्रू राज्यसभा। राज्यसभा में उसका लेजिस्लेशन होना चाहिए, वहां से अप्रूवल मिलेगा, जब ही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर या स्टेट स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ सकता है। सो द एनी मैटर रिलेटेड और अफेक्टिंग द स्टेट must be referred to it for the consent to become a law, ठीक है, for its approval. If the Union Parliament wishes to remove, transfer a matter from the state list, the approval of Rajya Sabha is necessary. तो हमारी, जैसे आपको पता है, हमारे देश का कानून है that has been divided into सेंट्रल लिस्ट, जिस सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। देन वी हैव दी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जहां पे स्टेट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे दोनों कानून बना सकते हैं, बट दी सेंटर हैज मोर पावर ऑन इट। ये और फिर जितनी भी रेजिडरी लिस्ट है, जो जिनके कहीं लिस्ट में नाम नहीं है, रेजिडरी पावर्स भी किसके पास है, सेंटर के पास है। लेकिन स्टेट लिस्ट जो वो लिस्ट है जिसपे स्टेट कानून बनाएगी, उसमें सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं रह सकता। हालांकि सेंटर कानून बनाएगी तो स्टेट को मानना पड़ेगा, बट मोर और लेस इनको इंडिपेंडेंट या स्टेट लिस्ट के जो कानून है उस पे स्टेट अथॉरिटीज या स्टेट असेंबलीज ही लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही बनाती है। लेकिन सपोज करो कि पार्लियामेंट ने बोला कि स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट हम उठा के यूनियन लिस्ट में डालना चाहते हैं या कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो ये पार्लियामेंट तो कर ही सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट तो कोई भी चेंज कर सकती है। ये पहले स्टेट लिस्ट का था, अब मेरे को इसको यूनियन लिस्ट में डालना है या कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है, तो दैट इज अलाउड, बट द कंसेंट और द अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा इज वेरी मच नेसेसरी। तभी शिफ्ट होगा जब राज्यसभा के लोग बोलेंगे कि हाँ इसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठे, राज्यसभा में बैठे।
तो जब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खुद बोलेंगे कि हाँ ये स्टेट के एक लिस्ट के पार्ट को आप यूनियन लिस्ट में डाल दो, तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनसे बिना पूछे आप नहीं डाल सकते। क्लियर है? तो ये पावर है हमारी राज्यसभा की। राज्यसभा अगर चाहेगा तो इस पर रोक लगा देगा, इसको पास नहीं करेगा। तो अगर कोई भी स्टेट के कानून को, स्टेट लिस्ट के कानून को या सब्जेक्ट को हमें यूनियन लिस्ट में डालना है और टू मूव इट टू द कंकरेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में, तो वी नीड द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स और हम स्टेट लिस्ट से हटाने की बात कर रहे हैं, तो उनका अप्रूवल पूरी तरीके से जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्लियर है बात? सो दिस इज राज्यसभा। अब आता है हमारा लोकसभा। तो लोकसभा वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। राज्यसभा हमारे क्लियर हो गया। पार्लियामेंट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल, व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, एक और बात, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल पावर। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हैज द रियल पावर। प्रेसिडेंट दो इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इनके पास भी पावर है, बट ही इज द डी और द नॉमिनल हेड, एंड वेयर इज द डी फैक्टो द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारे देश के पावरफुल आदमी होते हैं, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। क्लियर है? तो क्योंकि हमने देखा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसीलिए क्या करते हैं, आपको कई जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर लोग बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द की नोट इन दिस। मेन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो उसका सिनोनिम की तरह हम यूज करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये मैं आपको बताना चाहता था। और इसी के साथ राज्यसभा हमने डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया, क्या क्या सिस्टम होता है ये डिस्कस कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट इट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू solve your queries, and with this we bring the end of this class. Thank you so much.